मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको स्क्रीन में ही अब नज़र आएगी, आने वाली है और ये आ चुकी है। ठीक है, अच्छा पिक्सल कोड हमें मिलेगा कहाँ से? हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने ऐड अकाउंट को खोलना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी थोड़ा सा ढूंढने के बाद, और उसका नाम होगा पिक्सल्स। थोड़ा सा ढूंढने के बाद मिलेगी कैटेगरी मैनेजर, कैटलॉग पेज, ब्रांडिंग और शॉप, इवेंट मैनेजमेंट और अटेंड ऑडियंस। हाँ, ये जब से हमने नए वाला किया है ट्राई न्यू वर्जन, काफ़ी सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं और हमसे मिलती नहीं हैं। सो हमें जाना पड़ेगा अपने पिक्सल को फाइंड करने के लिए इवेंट मैनेजर में जाके देखते हैं। प्रीवियस वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे हमारे सामने ये पिक्सल क्रिएट हुआ है इस वेबसाइट का, बट कोई हम ऐसा अकाउंट अगर खोलते हैं जिसपे पिक्सल क्रिएट ना हुआ हो तो मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सल कैसे क्रिएट किया जाता है। बहुत सिंपल, जस्ट 1 2 3, इसका भी पिक्सल बना हुआ है और लेट मी फाइंड सम अकाउंट जिसमें पिक्सल ना हो। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास क्रिएट की ऑप्शन आ गई, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से नहीं, दिस इज नॉट राइट, नो दिस इज नॉट द राइट वे, डेटा सोर्स। चलो इसको थोड़ा सा हम करते हैं सर्च। नहीं होगा। Go to business setting. सॉरी, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई यार, मिक्सअप हो गई है। Just give me 2 minutes, guys. Let me sort it out, but it will be the easiest way to configure it out. Should be here. ओके जी, एट लास्ट आप लोगों ने जो जाना है वो जाना है इवेंट मैनेजर के अंदर, और इवेंट मैनेजर के अंदर आपने क्रिएट करने हैं पिक्सल्स। अब कोई ऐसा अकाउंट जिसके पिक्सल्स ना लगे हों, ना बने हों,
इसके पिक्सल्स भी बने हुए हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? इट्स आल्सो हैविंग थोड़ा सा लंबा काम हो गया। It's 9:45. ओके, आप लोग अभी आपके कोई सिस्टम पे है, कोई स्क्रीन को खोल सकते हैं, अपने बिजनेस अकाउंट को खोले और उसने इवेंट मैनेजर के पेज के ऊपर जाना है। जैसे यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन है, क्योंकि इसका पिक्सल सेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्रिएट पिक्सल की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी। अब पिक्सल होता क्या है? पिक्सल एक छोटा सा कोड होता है, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ओके यार, यस, कंटिन्यू पिक्सल। अब यहाँ पे आपके सामने क्रिएट आ रहा होगा। जिस टाइम आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगी। पहली ऑप्शन क्या होगी? इंस्टॉल कोड मैन्युअली, और सेकंड ऑप्शन होगी यूज ए पार्टनर, ठीक है। अगर आपके पास कोई सीएमएस सिस्टम की वेबसाइट है, सीएमएस बेस्ड सिस्टम की वेबसाइट है, तो आप एज अ पार्टनर चूज कर सकते हो। सीएमएस सिस्टम क्या होता है? वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मजेंटो, वूकॉमर्स, ये जितने सारे पार्ट्स हैं, ये सारे सीएमएस सिस्टम के होते हैं। आप इसके ऊपर एज अ पार्टनर करोगे तो ये सारे गूगल फेसबुक के पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें ये 3D कार्ड है और ब्ला ब्ला, बिग, मजेंटो, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, ठीक है। नॉर्मली जो यूज होता है वो कॉमर्स होता है, मजेंटो होता है और शॉपिफाई होता है। इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, बट कोई भी इनके लेवल की नहीं है। अगर लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट वो कॉमर्स में है, अब मैं वो कॉमर्स यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और ये एक छोटा सा प्लगइन है जो कि मुझे यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन दे देगा। इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में, देन कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने अपनी वेबसाइट पे किस तरह इसको जाना है। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, प्लगइन्स वाले पार्ट के अंदर जाना है, और उसके बाद मैंने ऐड प्लगइन करना है, उस फाइल को चूज करना है और इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने जब वर्ड डेवलपमेंट की थोड़ी सी क्लास की थी तो उसमें ये चीज़ें आई थी, ठीक है। और आपको वेब डेवलपमेंट की उस क्लास का मकसद ये था कि ये इस तरह के छोटे मोटे काम आप डेवलपर के मोहताज ना रहो, या आप खुद अपने इंडिविजुअली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने इस प्लगइन को एक्टिव कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू करोगे, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखोगे, एक्टिव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो भी कोडिंग वगैरह करनी है, जो जिस तरह का भी काम है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हैंडल हो जाएगा। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होती है, वो सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आपने अगर कोड मैनुअली डालना है तो ये आपके पास कोड आ रहा है, ठीक है। ये देखो, छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस कोड को आपने प्लेस करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। वेबसाइट में इसको कहाँ पे प्लेस करना है? वेबसाइट में आपने हेडर के टैग से पहले, जिनको कोडिंग वगैरह का कुछ आइडिया है, ठीक है, कस्टमाइज उन्होंने PHP में या किसी भी वेबसाइट लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो देखो ये आपको स्क्रीन ये डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आइडिया होगा कि ये आपका पूरा कोड है और बीच में आपने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह आप उसको ऐड कर दोगे और यहाँ से इसको लॉन्च टूल कर दोगे तो आपका पिक्सल वेबसाइट के ऊपर अटैच हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एक्सटेंशन है फेसबुक पिक्सल हेल्पर की, ये क्रोम के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। किसी भी वेबसाइट को आप खोलो और ये देखना, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा,
अब मैंने दराज को खोला, वेबसाइट लोड हो रही है और ये पिक्सल देखो हाईलाइट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर पिक्सल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्सल कोड आ रहे हैं, ठीक है। एक ये कोड लिखा हुआ है और एक ये कोड लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि दराज की वेबसाइट पे 2 अलग अलग पिक्सल ऐड किए गए हैं, ठीक है। 2 अलग अलग पिक्सल इसके ऊपर ऐड किए गए हैं, ठीक है। जैसे ही आपका पिक्सल ऐड होगा आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो ये ऐड है कि नहीं है। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि ये पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। एक इवेंट होता है पेज व्यू का, जो कि इसको मैन्युअली रिकॉर्ड कर रहा है। अभी किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने जैसे इस वेबसाइट को खोला, इस पेज को व्यू किया, फेसबुक ने पिक्सल के थ्रू मुझे ट्रैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या क्या इसने ट्रैक किया कि मैं कैसे वेबसाइट के ऊपर आया, लैंड किया, कौन से ब्राउजर से था, कौन से आईपी से था, कौन से एरिया में था, उसके बाद मैं वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जाके बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, किसको मैं शॉप कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज फेसबुक पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा है। और वो किस बेस के ऊपर कर रहा है, यहाँ पे हर पेज का एक यूनिक कोड क्रिएट होता है, ठीक है। गौर से देखना, मैं दास के ऊपर जब मैं आया, daraz.pk लिखा, अब मैं इस पेज के ऊपर हूँ, इसके ऊपर कोई भी लिंक, एक्स्ट्रा लिंक नहीं है। अब मैंने किसी एक प्रोडक्ट को ओपन किया तो ये देखो इतना लंबा चौड़ा कोड क्रिएट हो गया, ठीक है। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और अजीब सी ये कोडिंग आ रही है, SPM का क्या मतलब है, आई डोंट नो। फिर ये प्रोडक्ट का नाम होगा, फिर कोई कोड आ रहा है और इस तरह से, ठीक है। अब इसी कोड के बीच में कहीं पे फेसबुक के कोड भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। वो किस बेस के ऊपर होते हैं, क्योंकि आपके फाइल्स के अंदर फेसबुक के कोड पड़े हुए हैं। अब वो जिस टाइम आप इस लिंक के ऊपर पहुंचते हो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और वो ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हमारे आंखों से नजर नहीं आ रही, पर बैकएंड में ये चीज़ें बहुत तेजी के साथ एक्टिव होती हैं। अब मैं एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ, और ऐड टू, यार इसका ऐड टू कार्ट बहुत मुश्किल है, मैं किसी और वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ओके, मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया और यहाँ पे भी फेसबुक का पिक्सल एक्टिव हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी एक प्रोडक्ट को ओपन किया और देखो लंबा चौड़ा कोड आ गया और इसके बीच में ही कहीं वो सारे लिंक चल रहे हैं। अब फिर मैंने बाय नाउ के ऊपर जब क्लिक किया तो अब मैं एक नए पेज के ऊपर आ गया जिसपे ये कोड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे चेकआउट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और ये देखो कोड, ये एक डिफरेंट किस्म का कोड क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ईमेल डॉट कुछ भी लिखा, नाम यहाँ पे डाल दिया, एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, सिटी यहाँ पे डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया और ये फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो ऊपर कोड देखना, कोड चेंज हो जाएगा, अब कोड पे क्या आ गया, वही चेकआउट, वही लंबा चौड़ा कोड, प्रीवियस टैब कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन टैब शिपिंग मेथड, ठीक है। शिपिंग मेथड का यहाँ पे टैग आ रहा है। मैं कौन से पेज पे हूँ, मैं शिपिंग मेथड वाले पेज के ऊपर हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या आ गया, पेमेंट मेथड, बाकी सारा कोड सेम होगा ऑलमोस्ट, और यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। पहले था शिपिंग मेथड, वो स्टेप किया, नेक्स्ट स्टेप आ गया पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड को मैंने सेलेक्ट किया कैश ऑन डिलीवरी और यहाँ से मैंने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया। अब मेरे पास आ जाएगा प्रोसेसिंग आया और आ गया थैंक यू। अब ये टैग्स फेसबुक उठाता है, ठीक है, और इनके बेस के ऊपर इवेंट बनाता है। अब ऑर्डर करने से लेके इस थैंक यू पेज तक कितने इवेंट्स क्रिएट होंगे, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। मैं इस पेज के ऊपर आया, इस पेज के ऊपर कौन सा इवेंट शूट हुआ, इस पेज के ऊपर इवेंट शूट हुआ पेज व्यू का, ठीक है। पेज व्यू का इवेंट शूट हुआ, उसने मेरा डाटा एक्टिव हुआ और उसने मेरा डाटा पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड पे
इसके ऊपर कौन सा इवेंट आएगा? इसके ऊपर आएगा कंटेंट व्यू। ठीक है, आप इस पेज के ऊपर हो, इस पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर आपका पेज व्यू का इवेंट आ रहा है और बाकी माइक्रो डेटा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है। माइक्रो डेटा में क्या चीज़ आ रही है जी? कौन सा बंदा है, कौन से ब्राउजर पे है, कौन सी आईपी से है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा डेटा उसमें होगा। और यहाँ से कौन सा इवेंट आ रहा है? यहाँ से आ रहा है पेज व्यू का। जी मैं पेज को व्यू कर रहा हूँ, जो मेरी वेबसाइट का पेज ओपन हुआ उसका लोड टाइम इतने मिली सेकेंड था। ठीक है, फिर मैंने किसी प्रोडक्ट को खोला और यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट व्यू। मैं इस कंटेंट को अब व्यू कर रहा हूँ। होम पेज से आके मैं किसी कंटेंट के पेज पे आ गया, कैटेगरी के पेज पे आ गया, प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। फिर मैंने इसको बाय नाउ किया। ठीक है, तो मैं देन एक स्टेप आगे चला गया। स्टेप को कहते हैं इनिशियल चेकआउट। इनिशियल चेकआउट में क्या होता है कि मैं अभी अपना डेटा एंटर कर रहा हूँ, मैं भी चेकआउट की तरफ जा रहा हूँ। इनिशियली मैंने इनिशिएट कर दिया उस चीज़ को। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा अपना डेटा एंटर करना शुरू किया और अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। नेक्स्ट पेज पे कौन सा आ रहा है? बटन क्लिक ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये किसी उसको इवेंट को उठा। देन मैं पेमेंट वाले उसके ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे एक नेक्स्ट इवेंट शूट हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसी बटन वाले क्लिक उसके ऊपर इसको कह रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कौन सा आ रहा है? पेमेंट मेथड, पेमेंट और वो। देन मैं फाइनली अपने थैंक यू पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, ये मेरा हो गया थैंक यू पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू। ठीक है, ये मेरा फाइनल पेज है। मैंने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया। जिस टाइम अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, उस टाइम ही मैं इस थैंक यू वाले पेज के ऊपर आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है? परचेज। ओके, यहाँ पे करेंसी आ रही है, वैल्यू आ रही है, कितने अमाउंट की परचेज की मैंने, करेंसी कौन सी थी, कितनी आइटम्स मैंने बाय की। ठीक है, कंटेंट और वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली उठा दिया। तो ये डेटा फेसबुक उठाता है और इस तरीके कार से ये पिक्सल काम करता है। अब इस पिक्सल्स का हमें फ़ायदा क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। एक तो फेसबुक डेटा उठा लिया, वो फेसबुक के लिए हुआ। जो फेसबुक ने डेटा उठाया वो डेटा था फेसबुक के लिए। मुझे उस डेटा से क्या फ़ायदा मिल सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि मैं फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस ये दे रहा हूँ कि मुझे ऐड दिखाना है अपना उन लोगों को जो कि बाइंग करते हैं, जो कि ख़रीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और मेरा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को इस पेज तक लेके जाना जिस पे थैंक यू लिखा हो। थैंक यू उसी पेज के ऊपर लिखा होगा जो कि ऑर्डर अपना कंप्लीट करेगा, ऑर्डर अपना कंफर्म करेगा, उस तक मैंने अपना मैसेज पहुंचाना है। उसके लिए क्या करूंगा? मैं एक कैंपेन बनाऊंगा और उस कैंपेन को मैं बनाऊंगा कन्वर्जन्स के ऊपर। ठीक है, कन्वर्जन को सिलेक्ट करूंगा। बाकी सारा कुछ सेम वही होगा। यहाँ पे मैं कन्वर्जन्स जो भी इसका नाम मेरा देना है मैं उसका नाम दे दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। यहाँ से मुझे कन्वर्जन्स में क्या हासिल करना है वो चीज़ चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो चाहिए। अब हम वो अकाउंट खोलते हैं जिसपे पिक्सल लगा हुआ हो। अब देखो मैंने यहाँ से कन्वर्जन सेलेक्ट किया, ये पिक्सल अटैच है। ठीक है, इसके साथ।
और ये सारे वो इवेंट्स आ जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाए। ठीक है, मैं अगर इस वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नया जो पेज बनेगा उस पे ऐड टू कार्ट होगा। ठीक है, वो इवेंट ऐड टू कार्ट का होगा। और इनिशिएट चेकआउट आ गया आपके पास, परचेज आ गया, परचेज का एक इस पे एक्स्ट्रा हमने बनाया हुआ है इस यूआरएल के बेस के ऊपर, बट ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाता है। फिर ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड पेमेंट इन्फो कहाँ पे आता है, कौन से पेज पे आता है, आपको दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट वाला आ गया, ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा और इसको मैं जब चेकआउट के ऊपर जाऊंगा तो ये ऐड टू कार्ट की तरफ से मैं इस चेकआउट के ऊपर आ रहा हूँ। सेकेंडली मैं इसको डायरेक्टली बाय करता हूँ और बाय नाउ करने के बाद मैं डाटा एंटर करके नेक्स्ट जो पेज होगा वो शिपिंग वाला, और जहाँ पे COD या वो सिलेक्ट करना है तो वो मेरा पेमेंट वाला पेज होगा। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आके सर्च करें। It's 10 o'clock. तो मैं सर्च का इवेंट भी लगा सकता हूँ। सर्च का इवेंट कहाँ से एक्टिव होगा या कैसे एक्टिव होगा, कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है और सर्च बार होता है मेरी वेबसाइट में, अगर है ये रहा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे सर्च करके इस सर्च पे क्लिक करेगा और यहाँ पे देखो इस सर्च रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इस यूआरएल के अंदर सर्च रिजल्ट लिखा हुआ है। जैसे यूआरएल में सर्च आएगा, फेसबुक के पिक्सल में जो सर्च वाला बशिंदा है जिसने सर्च का डाटा इकट्ठा करना है फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगा और उस डाटा को अपने पास गैदर करता जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फेसबुक के इवेंट्स होते हैं जो कि पिक्सल काउंट करता है उनको। ठीक है, और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देता है। अब हमारी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है परचेज, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ परचेज हमारी वेबसाइट के ऊपर चाहिए। ठीक है, और हम फेसबुक को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मेरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाओ जो कि इस परचेज वाले पेज, थैंक यू वाले पेज के ऊपर जाते हैं या इस पेज तक जाते हैं। ये डाटा फेसबुक को कहाँ से मिल रहा है, ये डाटा फेसबुक को इस पिक्सल कोड से मिल रहा है। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो और वहां पे ये पिक्सल कोड एक्टिव हो जाता है, इसके इस वेबसाइट में पिक्सल कोड लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि आपका सारे का सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है उस वेबसाइट पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ यहाँ पे दिया, मैंने कितने की शॉपिंग की ये भी फेसबुक को पता चल रहा है। अब मैंने इस नाम, इस एड्रेस, इस IP, इस कंप्यूटर, इस ब्राउजर के साथ अगर एक महीने में लेट्स सपोज 2 लाख रुपए की शॉपिंग की, तो फेसबुक को एग्जैक्टली पता है मैं कितनी बाइंग कर रहा हूँ, मैं कितनी शॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं इस तरह ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो फेसबुक कहेगा यार ये फेक ऑर्डर, ये फेक ऑर्डर होता है। ठीक है, जो इस तरह के डेटा के साथ आता है, नंबर गलत है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, तो ये एक फेक ऑर्डर। सेकेंडली बैकएंड के ऊपर जिसकी वेबसाइट है वो इन ऑर्डर्स को बाद में मार्क करता है, ये कंप्लीट हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, या ये रिफंड है, ये कैंसिल है, तो वो डाटा भी फेसबुक के पास जा रहा है। तो फेसबुक मुझे हर तरीके कार से ट्रैक डाउन कर रहा है, उसके पास कंप्लीट मेरा डाटा जा रहा है कि ये बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ से ये ऑनलाइन ऑर्डर करता है, कौन सी वेबसाइट पे ऑर्डर करता है, कौन सी प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। ठीक है, और उस डेटाबेस के ऊपर वो मेरे तमाम फीचर्स या आप कह लो प्रोफाइल बिल्डिंग का जो काम होता है, और फिर वो आगे डेटा गेम जो फेसबुक की अपनी होती है उसके पढ़ा जाता है। ठीक है, मुझे लेट्स सपोज कि अगर मुझे मालूम करना है कि पूरी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि 10 लाख रुपए महीने की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो डाटा कहाँ से मिलेगा, वो डाटा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी बड़े ऐसे इदारे हैं जो कि बिग डाटा के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए फेसबुक से बेहतरीन प्लेटफॉर्म दुनिया में और कोई भी नहीं है। और शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि फेसबुक इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, इतनी तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से बैकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड आ रही है, कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, तभी इतना बड़ा सिस्टम को चलाना, मेंटेन करना और रन करना पॉसिबल हुआ है। ओके, उसके बाद हमने एक लास्ट टाइम बिडिंग वाले पार्ट में पढ़ा था कि
हम अपने जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसको बिड कर सकते हैं, ठीक है। बिड कर सकते हैं मतलब उस पर कुछ कैपिंग लगा सकते हैं। कैपिंग कैसे लगा सकते हैं जी, हमें मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज के ऊपर इतने का एक ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शनल कंट्रोल की है कि मैं अगर मिनिमम कर दूंगा मुझे जी 5 ROAS चाहिए। ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ मुझे कितने गुना प्रॉफिट हो रहा है, मेरी कितने गुना सेल हो रही है, तो मैं यहाँ पे उसकी कैपिंग लगा सकता हूँ। बट ना लगाओ तो बेहतर है, ठीक है। हो सकता है फेसबुक जो आपके लिए ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो 50 या 100 ROI के ऊपर हो, और आप क्या कह रहे हो नहीं मुझे 5 ही चाहिए, ठीक है। तो कभी बेहतरी भी हो सकती है और ज़्यादातर उसमें नुकसान वाली ऑप्शन होती है। बाकी सारे का सारा ऐड आप उसी तरीके कार से लगाओगे कि आपके यहाँ पे और लोकेशन डाल रहे हो, एज वगैरह डाल रहे हो, ऑडियंस डाल रहे हो, प्लेसमेंट, बजट और एड्स की आपकी फॉर्मेटिंग और वो सब चीज़ें। और लास्ट में ये देखो आपका पिक्सल यहाँ से जस्ट मेक श्योर कि आपका पिक्सल एक्टिव है, ठीक है। जो आपने पिक्सल का नाम रखा हुआ है वो यहाँ पे उसका नेम आ रहा होगा और आप इसको रन कर दोगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कि पिक्सल की बेस के ऊपर हम कन्वर्जन के ऐड लगा सकते हैं, और कन्वर्जन के अंदर हम इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सर्च करवानी है वेबसाइट पे, हमें ऐड टू कार्ट करवाना है, हमें जस्ट लोगों को पेज व्यू करवाने हैं, पेज दिखाने हैं, या हमें परचेज करनी है। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, सेल करना मकसद है, तो हमेशा हमेशा आपने परचेज को सिलेक्ट करना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ कि ये क्यों खुल जाता है। जस्ट वेट, थोड़ा सा लोड हो रहा है पेज। ओके जी, हमारे पास पेज खुल गया, ठीक है। ये हम अपनी कंपेन्स पे आए, कंपेन से हमने एड सेट पे क्लिक किया। एड सेट में वो सारी कंपेन्स हमारे सामने आ रही हैं जो कि हमने इस एड अकाउंट से बनाई है। अब देखो जो भी कन्वर्जन की चल रही है वो परचेज 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 परचेज, फिर पोस्ट एंगेजमेंट, और फिर ये ऑब्जेक्टिव हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं। इस इवेंट के ऊपर इनको सिलेक्ट किया गया। एक बीच में ऐड टू बास्केट वाली थी और बाकी इसमें 99% परचेज वाली ही है। तो हमेशा आपने कुछ भी सेल के ऊपर अगर ऐड लगा रहे हो तो आपने परचेज के इवेंट को सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये था हमारा बेसिक पिक्सल का पार्ट। और पिक्सल के दो फायदे और होते हैं, एक हमारा होता है कैटलॉग सेल्स का, दूसरा फायदा होता है हमारा उसका रीमार्केटिंग का, ठीक है। कन्वर्जन कैंपेन, कैटलॉग सेल और रीमार्केटिंग और डायनामिक एड्स भी, ठीक है। जो पिक्सल बेस्ड ऑन एवरीथिंग, ठीक है। आपने रीमार्केटिंग करना है, किसको रीमार्केट करना है? रीमार्केटिंग का होता है दोबारा से मार्केटिंग। किस बंदे को दोबारा से मार्केटिंग? जिसने फर्स्ट टाइम आपकी शॉप के ऊपर आया हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर आया हो, और आप उसी को दोबारा अपना ऐड दिखाओ। अब वो फर्स्ट टाइम बंदा आया, ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ये फेसबुक का पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। फिर रीमार्केटिंग में एक और पार्ट कि मैं अपना ऐड उस बंदे को दिखाऊं जिसने मुझसे पहले एक दफा खरीदारी की हो। वो खरीदारी की होगा रिकॉर्ड किसके पास है? पिक्सल्स के पास है। उस बंदे को ऐड दिखाऊं जिसने 1,000 रुपए की, कम से कम 1,000 रुपए की शॉपिंग मेरी वेबसाइट से की हो। ये डाटा किसके पास है? ये डाटा भी पिक्सल के पास है। तो पिक्सल आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है गूगल एनालिटिक्स का पार्ट, ठीक है।
पिक्सल की जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो डिटेल्ड टॉपिक है जिसके अंदर आपका कैटलॉग सेल है, आपका रीमार्केटिंग के टूल्स हैं और आपके डायनामिक एड्स हैं। ये 3-4 चीज़ें जो कि इस टाइम मोस्ट एडवांस्ड वे ऑफ मार्केटिंग है ऑन फेसबुक, ठीक है। ये पिक्सल्स के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स की। एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो पावरफुल टूल है वो गूगल का एनालिटिक्स है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आरजे मैट्रिक्स एक टूल है, वो थोड़ा सा उसके पैसे देने पड़ते हैं, $1500-1600 है उसका और पर मंथ का, बट उसमें डाटा भी थोड़ा सा आपको और मज़ीद क्लासिफाइड डाटा मिलता है, बट एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए, एक नॉर्मल यूज़र के लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है। वो बड़े ब्रांड्स या बड़ी कंपनीज उनको अफोर्ड कर सकती हैं, तो हम उसको नहीं देखते, हम उस फ्री वाले पार्ट को देखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स सबसे पहले और सेकंड नंबर पे अपने पिक्सल आपने ऐड करने, कुछ भी काम करने से पहले। अब ये आपकी वेबसाइट का एक किस्म का रिकॉर्ड सेविंग वाला काम कर रहा है, डेटा वाला काम कर रहा है, और इस डेटा को आप यूटिलाइज करते हो अपने प्लान्स के अंदर, ठीक है। तो इसका हम ओवरऑल देखना शुरू करते हैं। बेसिक इसमें 5 सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर आपके सारा डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में रखा गया। सबसे पहला पार्ट है रियल टाइम। रियल टाइम को ओवरव्यू करता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं इस सेकंड में, ठीक है, इस मिनट में क्या एक्टिविटीज चल रही है। सबसे पहले बताता है कि इस टाइम टोटल यूजर इतने आपकी वेबसाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें से 94% मोबाइल से हैं और 6% लोग हैं वो डेस्कटॉप से हैं। फिर सेकेंड, कोई मेजर सोर्स लाइक वेबसाइट क्या हो सकता है जी, कोई प्रो पाकिस्तानी के ऊपर ऐड लगा हो या उर्दू पॉइंट के ऊपर हो, अली एक्सप्रेस हो, कहीं ऐड लगा और वहाँ से कुछ लोगों ने वहाँ पे क्लिक किया और वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो वो रेफरल सोर्स यहाँ से आ रही होगी। सोशल सोर्स में इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चल रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, फेसबुक पेज के ऊपर ऐड लगाए हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। कोई कीवर्ड, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है। नॉट प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि मैंने अगर दराज को सर्च किया, दराज लिख के एंटर दिया और मेरे सामने पहला दराज ही आ रहा है, उसमें यहाँ पे क्लिक करके आऊँगा तो ये उस ब्रांड नेम के ऊपर से मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सोर्स में नॉट प्रोवाइडेड ही लिखा आएगा। उसके बाद ये ग्राफ चल रहा है कि लास्ट 30 मिनट में हर 1 मिनट में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। 16 मिनट पहले मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 6 बंदे रह गए थे, फिर बंदे आना शुरू हुए, वो 42 तक गए, फिर उसके बाद कम ज़्यादा होते 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 अभी इस मिनट में 43 पेज व्यूज़ हो चुके हैं। ये 14 बंदों ने 44 पेजेस को देख लिया, ठीक है, और उसके बाद पर सेकंड की सूरत हाल यहाँ पे ये चल रही है। ये वेबसाइट पे ईसीजी रिपोर्ट चल रही है, यहाँ पे दिल की धड़कन बंद हो गई थी, फिर यहाँ पे चलना शुरू हुई, तो ये रियल टाइम आपकी चल रहा है। अच्छा, इसमें कितना फ्लॉ है? गूगल ये कहता है कि इसमें 1.5 से लेके 2 सेकेंड तक का फ्लॉ हो सकता है, ठीक है, और उस फ्लॉ को वो कंसीडर करता है कि 97% एक्यूरेट है, ठीक है। इस टाइम मेरी वेबसाइट पे या तो 15 बंदे होंगे या 17 बंदे होंगे। ऐसे नहीं है कि वेबसाइट पे 100 बंदा बैठा हो और यहाँ पे 17 या 16 लिखा रहा हो, ठीक है। तो 97% ये डाटा एक्यूरेट है। अच्छा, वो किस पेज पे बैठे हुए हैं? ये मेन पेज है, इस पे बैठे हुए हैं, ये मिनीसो की कैटेगरी का पेज है, फिर ये प्रोडक्ट के पेजेस है, ठीक है। तो ये सारे पेजेस आपके पास यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद टॉप लोकेशंस कौन सी है? पिखावर से एक बंदा बैठा हुआ है, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, यहाँ से 2 बंदे बैठे हुए हैं। ये लाहौर है, दिस इज 2 बंदे लाहौर से हैं, एक बंदा लालकाना से है और 7 बंदे कराची से है, ठीक है। तो ये आपके टॉप सिटी यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो लोकेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगी कि जी पाकिस्तान से 17 बंदे और 100% ट्रैफिक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में मैं क्लिक करूँगा तो शहरों के नाम आ जाएंगे जी, कराची से 8 है, इस्लामाबाद से 3 है, लाहौर से इतने, रावलपिंडी से इतने और परसेंटेज आएगी। अगर मैं बात करूँगी इस टाइम 16 बंदों में से 50% बंदा ऑलमोस्ट कराची से बैठा हुआ है,
ओके, फिर मैं ट्रैफिक सोर्स की बात करता हूँ कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कहाँ से रही है। ठीक है, नॉन और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉन और डायरेक्ट का मतलब है किसी ने अपने ब्राउजर में गया, daraz.pk लिख के एंटर किया और उसके एंटर के बाद डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन हो गई, इसका मतलब होता है डायरेक्ट ट्रैफिक। उसके बाद सोशल में इंस्टाग्राम, ऑर्गेनिक में गूगल, और अगेन सोशल में फेसबुक। तो ये मेरे 4 इस टाइम टॉप के चल रहे हैं जहां से मुझे ट्रैफिक मिल रही है। फिर कंटेंट का ये बेसिक एसईओ वगैरह के लिए काम होता है। ठीक है, कि कौन से लिंक बन रहे हैं। अब टॉप पेज इस वेबसाइट का पेज है और ये वाला पेज है, ये वाला है, यूज़र वाला है। ठीक है, तो बेसिक हमारा इनके साथ इतना कोई ज़्यादा पाला नहीं पड़ता। इवेंट्स वगैरह जो आपको मैंने बताए थे वही इवेंट्स जो कि एड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज, साइन अप। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक बंदा परचेज वाले पेज पे बैठा It's हुआ है। 10:15. ठीक है, इन 18 में से एक इस टाइम बाय कर रहा है, परचेज वाले पेज पर है। इन 18 में से एक ने बिगन चेकआउट करना शुरू किया, वो डाटा शेटा फिल कर रहा है और वो सब चीज़ें कर रहा है। एक बंदा जो कि, दो बंदे जो कि एड टू कार्ड वाले पेज पर उन्होंने डाटा फिल कर ली है और वो एड टू कार्ड, पेमेंट और उस पेज के ऊपर हैं और वो थोड़ी देर बाद इस परचेज वाले में आ जाएंगे। एक बंदे ने अभी अभी कुछ वेबसाइट के ऊपर सर्च किया, उसके सामने सर्च वाला पेज खुला है, और एक बंदा जो अपना अकाउंट साइन अप कर रहा है। ठीक है, तो ये रियल टाइम जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो नजर आ रही हैं। फिर मैं कन्वर्जन पे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं जो कि हम बना सकते हैं। एड टू कार्ड है, ये कार लिखा हुआ है। ठीक है, एड टू कार्ड पे इस टाइम 3 बंदे बैठे हुए हैं, परचेज वाले पेज पे 1 बंदे बैठे हुए हैं और चौंग पोंग पोंग 1 बंदा। ओके, ये गोल्स बनाते हैं हम। मैं भी आपको बताता हूँ कि गोल सेटअप कैसे होता है और किस तरीके से बनता है। और 5 मिनट पहले 27 गोल्स हिट हुए हैं। ठीक है, इन 3 में से टोटल मिला के 27 गोल्स अचीव हुए हैं 5-4-6 मिनट्स पहले। उसके बाद हम ऑडियंस वाले पार्ट पे जाते हैं, ओवरव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट की ऑडियंस का डाटा मिलेगा। ऑडियंस का डाटा कैसे करने के लिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे लास्ट एक इस करंट महीने का डाटा चाहिए। अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी कि जून के महीने में मेरी वेबसाइट पे टोटल यूजर कितने आए। ठीक है, उसमें से न्यू यूजर कितने थे? न्यू यूजर थे 1,48,900। ठीक है, और टोटल यूजर इतने थे। कोई एक बंदा 2 दफा आया होगा, कोई 3 दफा आया होगा, कोई 4 दफा आया होगा। ठीक है, और ये देखो रिटर्निंग 30%, वो लोग वापस आए, और 60 तकरीबन 70% नए बंदे मेरी वेबसाइट के ऊपर आए। तो ये रिटर्निंग जितना ज़्यादा आए उतना भी आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है। लोग आपकी वेबसाइट पे एक दफ़ा आए, उनको अच्छी लगी, तभी वो वापस आ रहे हैं। उसके बाद फिर इतने सेशंस क्रिएट हुए। सेशंस मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से क्रिएट होता है। आपने वेबसाइट खोली, एक व्यू किया और वो सेशन क्रिएट हो गया। एक बंदा ऑन एवरेज 1.87 सेशंस क्रिएट करता है आपकी वेबसाइट पे। टोटल पेज व्यूज़ कितने हुए? ठीक है, अब मैंने दराज खोला, मैंने एक ये पेज देखा, फिर मैंने एक ये प्रोडक्ट खोली, तो ये सेकंड पेज व्यू हो गया। यहाँ से मैं किसी और कैटेगरी के ऊपर गया, एक और पेज व्यू हो गया। यहाँ से मैंने कोई और प्रोडक्ट खोली, एक और पेज व्यू हो गया। यहाँ से मैंने कोई और प्रोडक्ट कैटेगरी खोली, एक और पेज क्रिएट हो गया। फिर अगेन मैंने कोई और प्रोडक्ट खोली, तो एक और पेज व्यू हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी 2-3 सेकंड में मैंने कुछ 6-7 पेज व्यूज कर लिए। तो इसी तरह टोटल पेज व्यूज कितने हुए? एक बंदा पर सेशन कितने पेज व्यूज करता है? ठीक है, कि मैंने दराज पे अभी खोला, एक सेशन मेरा क्रिएट हो गया और मैंने इतने पेज व्यूज कर लिए। ऑन एवरेज एक बंदा कितनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे करता है? ये टाइम जितना ज्यादा होगा उतना खतरनाक है, और जितना कम होगा उतना खतरनाक है। तो ऑन एवरेज 1.5 से 3 मिनट के अंदर इट्स अ वेरी रीजनेबल नंबर। अगर वो बहुत ज्यादा देर के लिए आपकी वेबसाइट पे, लेट्स सपोज मैंने कुछ वेबसाइट देखी है जिनका 8 मिनट या 10 मिनट का भी टाइम है ई कॉमर्स की वेबसाइट का। ठीक है, तो उसमें आपको ये शक व शुबा हो सकता है कि जी लोगों को
आपकी चीज़ की वेबसाइट की प्रॉपरली समझ नहीं आ रही, वो चीज़ ढूंढ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं। बहुत थोड़ा टाइम है तो इसका मतलब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा, भाग रहे हैं। और बाउंस बैक जितना कम होगा वेबसाइट उतनी अच्छी होगी। बाउंस रेट होता क्या है? मैंने खोला daraz.pk के ऊपर एंटर किया, जैसी वेबसाइट लोड हुई मैंने इसको वेबसाइट को बंद कर दिया। ठीक है, ये होता है बाउंस रेट। बाउंस मतलब लग के वापस, ठप्पा लगा और वापस आया, बाउंस। ठीक है, मैंने दराज की वेबसाइट अगेन खोली, daraz.pk खोला, कोई एक्टिविटी नहीं की, कहीं क्लिक नहीं किया, कोई माउस को मूव नहीं किया, इस वेबसाइट को खोला और खुलने के कुछ सेकंड बाद ही मैंने इसको कर दिया क्लोज। ये क्या हो गया? ये बाउंस क्रिएट हो गया। वहां पे मैं उस वेबसाइट पे गया, हिट किया और वापस बाउंस बैक कर दिया। वहां मैंने स्टे नहीं किया, होल्ड नहीं किया, सेशन में क्रिएट आ गया, यूजर में क्रिएट हो गया, टाइम ड्यूरेशन में भी ऐड हो गया, 2 सेकंड 3 सेकंड कितने के लिए, बट मैं बाउंस रेट में आ गया। तो वेबसाइट का, पाकिस्तान में ई कॉमर्स की वेबसाइट का एवरेज बाउंस रेट जो है वो 30% है। लोग वेबसाइट खोलते हैं और फौरी तौर पे बाउंस बैक कर देते हैं। ये इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप facebook.com खोलो, आपने मूव करना शुरू किया, आपको ये नज़र आया और आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपने कहा नहीं यार ये नई वेबसाइट खुल गई, बंद करो उसको। ठीक है, आप समझिए कोई तस्वीर, आप इस पर क्लिक करोगे तो तस्वीर जूम हो जाएगी, बट ये तो नई वेबसाइट खुल गई है यार, ये क्या, बंद करो। सेकेंडली, हमारे ज़्यादातर लोग 3G यूज़ करने वाले हैं, नेट कनेक्शन डाटा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। फिर आप मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल से गलती से क्लिक हो गया, ये विनर है जी, फादर्स डे कॉन्टेक्ट की कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी है। ये स्टोर वैसे हमारी एक स्टूडेंट है जो कि इस्लामाबाद में है। तो इस तरीके कार से ये आपका बाउंस वाला पार्ट भी बनता है। फिर हम आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स के ऊपर। फेसबुक पे डेमोग्राफिक थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे डेमोग्राफिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा गूगल पे। डेमोग्राफिक्स में आता है ममालिक, कौन से ममालिक से आपको कितनी कितनी ट्रैफिक मिलती है। पाकिस्तान से 98%, फिर अमेरिका से, नॉट सेट प्रॉक्सी वगैरह जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये चाइनीज़ होते हैं। ये फेसबुक या दूसरी चीज़ें यूज़ करनी है तो वो प्रॉक्सी लगाते हैं। फिर बरतानिया से कितने परसेंट आ रही है, और दुबई वाली साइड से कितने आ रही है, सऊदीया, जर्मनी, चाइना, ओमान और कनाडा। ठीक है, ये आपके टोटल व्यूज़ कौन कौन से देशों से आ रहे हैं। आप फुल रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको और डिटेल भी मिल जाएगी। फुल डिटेल में क्या मिलेगी कि आपके पास टोटल यूज़र पाकिस्तान से कितने आ रहे हैं, उसमें न्यू यूज़र कितने हैं, सेशन कितने क्रिएट हुए, बाउंस रेट कितना आ रहा है, उसके बाद एक बंदा पाकिस्तान से जो आ रहा है आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस को देख रहा है, कितना टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा रहा है, कितने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, कितने पैसों के ऑर्डर किए हैं, और कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है। कन्वर्जन रेट के मैंने आपको बताया था बहुत ही डिटेल के साथ कि कन्वर्जन रेट क्या होता है। ओके, हम वापस आए अपने ओवरव्यू के पेज के ऊपर, और सेकेंडली डेमोग्राफिक्स में आपके पास आ जाएगा शहर। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा लाहौर से आती है, फिर सेकंड नंबर पे आती है कराची से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, नॉर्थ सेट वही प्रॉक्सी सिस्टम, सियालकोट। ठीक है, तो आपको सिटी वाइज डाटा मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आती है। अब इस 10 शहरों को और इनकी ट्रैफिक परसेंटेज को देख के आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? पहला, सबसे पहले मैसेज पे जो लिख के बताएगा हम उसका मैसेज पढ़ेगा।
इन शहरों के नाम देखकर और इनके परसेंटेज ऑफ यूजर देख के सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? यस जाहिद, साबिर, यू आर करेक्ट कि किन सिटीज को टारगेट करना है। ठीक है, किन सिटीज को टारगेट करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। और ये आपके मेन सिटीज हैं, इनको आप बेहतर तरीके से टारगेट करो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ब्राउजर। ब्राउजर, किस ब्राउजर के ऊपर आपके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है? सबसे ज्यादा आ रही है आपके पास एंड्रॉयड वेब व्यू। ठीक है, आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है तो एक ब्राउजर होता है जो कि एंड्रॉयड का अपना, सैमसंग है तो सैमसंग का अपना ब्राउजर होगा, आपके पास लिनोवो है या कोई भी दूसरा ब्रांड है तो उसका अपना एक ब्राउजर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वेब व्यू के नाम से नॉर्मली होता है। उसके बाद सफारी, इन ऐप का ये मतलब है कि सफारी जो कि आईफोन में डाउनलोड किया गया हो। फिर आपका क्रोम आ गया, फिर आपका सफारी आ गया जो कि सिस्टम वगैरह पे यूज होता है। फिर सैमसंग का इंटरनेट, सैमसंग के फोन में सैमसंग इंटरनेट के नाम से एक ब्राउजर होता है। ओपेरा आ गया, एफ बैन आ गया, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर और एज। ठीक है, और ये आपको इस चार्ट को देख के क्या आइडिया आ रहा है? सबसे जो पहले बताएगा हम लोग उसका नाम लेके उसके जवाब को पढ़ के सुनाएंगे। इस चार्ट को देखकर आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि आपके वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट 60% ट्रैफिक आती है मोबाइल के ब्राउज़र से। ठीक है, तो आपको टारगेट कहाँ पे करना है? आपके मोबाइल यूजर्स को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज क्या आ गई ब्राउजर के बाद? ऑपरेटिंग सिस्टम। 71% is Android, 24% is iOS, 2% is Windows, 0.4% is Macintosh जो कि एप्पल में यूज होता है, मैकबुक वगैरह में, 0.9% Notepad, 0.09 Linux, BlackBerry and Chrome OS and Windows Phone and FreeBSD. I don't know what is FreeBSD, but look it out. 71% is Android. Oh my God. उसके बाद सेकंड बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर्स की। यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा आना चाहिए था सर्विस प्रोवाइडर्स का, बट नहीं आ रहा। मैं को कोई और अकाउंट खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ डाटा ये सर्विस प्रोवाइडर का भी शो करे। ओके जी, देन मोबाइल फोन में आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। तो वही कि एंड्रॉयड पे कितना है, आईओएस पे कितना है, ब्लैकबेरी कितना है, ब्ला ब्ला। फिर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर बात करते हैं हम कि जो मोबाइल से ट्रैफिक आती है वो उनकी सर्विस नॉट सेट इस पे नहीं आ रही, बट आई विल शो यू इन अनदर अकाउंट। और स्क्रीन रेजोल्यूशन, बड़ी अमेजिंग किस्म की एक स्टैट्स है कि आपके पास 16% की ट्रैफिक वो है जिनकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 360 बाय 640 है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर तो आपके सामने इस स्क्रीन साइज की डिटेल्स आ जाएंगी। सैमसंग के कितने फ़ोन हैं, सैमसंग से कितनी ट्रैफिक आती है? 14,000। हवावे से कितनी आती है? 4,000। ओप्पो, मोटरोला, एमआई, इन्फिनिक्स, नोकिया, HTC और सोनी और क्यों मोबाइल। इन मोबाइलों से आपके पास कितनी ट्रैफिक आती है? फिर मैं सैमसंग के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक मॉडल नंबर लिखा होता है। इस मॉडल नंबर को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे गूगली के ऊपर इसको मैंने कर दिया पेस्ट, तो मेरे पास आ गया सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge। मेरे पास इस महीने तकरीबन 1300 बंदा आया इस मॉडल से।
फिर मैं सेकंड फ़ोन सर्च करता हूँ। J7 प्राइम, थर्ड मॉडल मैंने सेलेक्ट किया। ग्रैंड प्राइम प्लस। अब इस सब डेटा को आपको एक पर्सनल रिपोर्टिंग वाला पार्ट में बता देता हूँ, वहाँ से आपको शायद बेहतर तरीके से आइडिया मिले। मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले तकरीबन, और उनका सबसे पहले मैंने मतलब ज्वाइनिंग करने के पहले ही दिन उनसे मैंने बोला कि आप मुझे ये सब अकाउंट्स की डिटेल दो और मैं आप लोगों के लिए एक रिपोर्टिंग बनाऊंगा और फिर हम उसके ऊपर प्लान बनाएंगे कि हमने आप लोगों की मार्केटिंग को कैसे लेके चलना है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी, मोबाइल फ़ोन देखे, रेजोल्यूशन देखी, डेटा देखा, और उनको मैंने जाके 2-3 बातें बोली कि हमारी जो टारगेटिंग है उसमें ज़्यादातर लोग हमारे पास जो आ रहे हैं वो इन मोबाइल फ़ोन से, यहाँ से मोबाइल फ़ोनों के नाम लिए, इन मोबाइल फ़ोन It's से आ रहे हैं। 10:30. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट भी लिखी हुई आ रही है कि सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग S7 से हमारे पास एक महीने में 71 ऑर्डर्स आ रहे हैं और तकरीबन 5 लाख रुपए के ऑर्डर्स आ रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन ब्रांड से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है मतलब जी, आपको इस मोबाइल फ़ोन ब्रांड से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या करो, एक कैंपेन चलाओ। कैंपेन का नाम क्या होगा या कैंपेन की एक्टिविटी क्या होगी कि जिन लोगों के पास ये वाला मोबाइल फ़ोन ब्रांड है, हम उनको इतना डिस्काउंट देंगे अपनी कैंपेन के ऊपर, अपने इवेंट के ऊपर। ठीक है, अब मेरे पास डेटा था बैकएंड का, यार मेरे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है सैमसंग के ऊपर। ठीक है, सैमसंग के ऊपर किन ब्रांड्स के ऊपर आती है, यहाँ सुन के मैंने नाम निकाल लिए, 4-5 नाम निकाल लिए कि अगर आपके पास ये ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन हैं तो उसकी तस्वीर या डब्बे की तस्वीर आप हमें इस कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम आपको इनबॉक्स में कोड दे देंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस करो और वो कोड डालो तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके कार से आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। सेकेंडली, आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस लेवल की है। उसको मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक तो न्यू में खोलना था, एक तो और ये हो गया जी सिलोर, और ये कॉपी हो रहा, और पिंजोर। ये हो गया हमारे पास 5 फोनों के नाम आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक एक्सेल की फाइल खोल ली है। अब हम एक रियल टाइम प्रैक्टिस करते हैं और इन ब्रांडों के हम लिख लेते हैं जी नाम। ओहो, वन, इतना ज़्यादा क्यों कॉपी हो जाता है, 2, थ्री,
लास्ट कौन सा है? J7 2016। J7 हम पहले लिख नहीं लिया, शायद इनमें मॉडल्स में फ़र्क हो। ओके, अब मुझे चाहिए इन मोबाइल फ़ोन की न्यू प्राइसेस और चाहिए ओल्ड प्राइसेस। जल्दी से बताओ कि सैमसंग S7H न्यू की प्राइस क्या है और ओल्ड की प्राइस क्या है। जल्दी 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 से बताओ कि हम आगे फिर चलेंगे। एनिवर्सरी टूल के टाइप फ़ोन यूज लुक किस मीडियम के टारगेट करना है आफ्टर ट्रैफिक कमिंग थ्रू विद चैनल क्लाइंट मोबाइल यूज़र। सैमसंग गैलेक्सी S7H न्यू की प्राइस कितनी, एस्टीमेट बता दो कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है और यूज़ की। हम बारी बारी यहाँ पे सब मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस लिखेंगे और यहाँ से हम एक छोटा सा आइडिया निकालेंगे कि हमारे पास कितने 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 की ऑडियंस का एक बिहेवियर हम अभी रियल टाइम में थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे। And it is the exactly way that I myself do on these parts. ओके जी, गैलेक्सी S7 की आपने प्राइस बताई कि जी न्यू होगा 49,000 का और यूज़ होगा तकरीबन 40 का। ओके जी, 49,000 और यूज़ कर लिया हमने 40,000। ठीक है, कितने ओल्ड फोन्स हैं ये? ओके जी, गैलेक्सी J7 प्राइम 28,000 का जी ये नया है और यूज़ कितने का होगा? तकरीबन आई थिंक 15,000 में यूज़ मिल जाएगा। गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम आई गेस 22,000 का नया था और जिस एग्जांपल के लिए सर ने लिखा है ओल्ड और यूज़ में मिल जाएगा तकरीबन आई थिंक 12,000 तक का। उसके बाद J7 मुझे कोई आइडिया नहीं है बट मैं लिख देता हूँ 30,000 का जी ये नया मिलेगा और 20,000 का ये पुराना मिल जाएगा। J7 2016 का जो मॉडल है ये कह लो आप 25,000 में मिल जाएगा पुराना नया और 10,000 में नया। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक आइडिया के लिए ये अमाउंट लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों की एवरेज निकालता हूँ। एवरेज इसकी 30,000 है और इसकी 19,000 है। वैसे ये हमने बहुत ज़्यादा प्राइसेस लिख दी हैं। इसमें से हम करते हैं कि हम इसको कर देते हैं 30,000, इसको कर देते हैं 12,000, इसको कर देते हैं 8,000, इसको कर देते हैं 12,000, इसको कर देते हैं 10,000। ठीक है, अब जो मेरे पास कस्टमर है उसकी बाइंग पावर मोबाइल फ़ोन की कितनी है? ठीक है, 14,000 से लेके तकरीबन 30,000 रुपये का फ़ोन अफोर्ड कर सकता है मेरा कस्टमर। ठीक है, ये डाटा मैंने लिया 5 फ़ोन्स का और 5 फ़ोन्स का जो डाटा था वो किस बेस के ऊपर था, कितने यूज़र्स के ऊपर था? 500, 600, 1100, 1100 और 1900, 1900, 2900 और 3900। ठीक है, और इनके ऑर्डर्स कितने हो गए? 38 और 18 66, देन 42 तकरीबन 100 और 70 70 140 200 तकरीबन 250 के करीब ऑर्डर्स थे इस इतने डाटा के। ठीक है, अब इनकी बाइंग पावर कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम? अब मुझे ये सोचना है, प्लान बनाना है कि 14,000 रुपये वाला जो फ़ोन अफोर्ड कर सकता है उसकी मंथली इनकम कितनी है और जो 30,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकता है उसकी मंथली इनकम कितनी है। 14,000 का फ़ोन वो ले सकता है जो कि मंथली कम से कम 25,000 से
40,000 तक कमाता हो, ठीक है, ऑन एवरेज हम बात कर रहे हैं, और 30,000 का फ़ोन वो ख़रीद सकता है जिसकी मिनिमम कितनी सैलरी हो, 35 या आप कह लो 50 to 80,000, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकता है 40,000 रुपये का 30,000 रुपये का फ़ोन। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मुझे इस बेस के ऊपर क्या सोचना है कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी फेसबुक के ऊपर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आप वहाँ टारगेटिंग में मेंशन कर सकते हो कि आपने जॉब टाइटल्स, कि यार ये मैनेजर्स होंगे, ये वर्कर्स होंगे, ये लेबर वर्कर होगी, ठीक है, इस तरह मज़ीद आप कर सकते हो। और 80,000 वाला आप क्या कह सकते हो जी, ये सीनियर वर्कर, सीनियर मैनेजर होगा, ठीक है। उसके बाद MBA, BBA, आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख सकते हो, यार बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से ये पढ़ रहा है और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इस बेस के ऊपर, इस छोटे से ऑपरेशन के ऊपर आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होती है, ठीक है, कि एक बंदा जिसकी इनकम 25,000 रुपये है, उसके पास 14,000 रुपये का फ़ोन है, वो भी उसने 2-3 महीने सैलरी से पैसे इकट्ठे लेके ख़रीदा होगा, क्या वो आपकी वेबसाइट पे आके 6,000 रुपये के, 7,000 रुपये के कपड़े लेगा? कभी भी नहीं लेगा, नेवर एवर। इस बंदे की सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ है, क्या वो ईद पे आपकी वेबसाइट से आके 6,000 रुपये का सूट खरीदेगा? यस। कितने परसेंट चांसेस? 60%। इसके 25,000 के वाले के 6,000 का सूट खरीदने के कितने चांसेस? 2% भी नहीं। तो ये होती है डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है, जो कि एक सिंपल, एक छोटे से स्टेप से मैंने अभी आपके सामने खुद से उसको क्रिएट कर दिया। मोहम्मद शेख साहब, काइंडली सेशन शुरू होने के बाद अटेंडेंस नहीं मांगा करें, अटेंडेंस मिस हो गई है, आप सेशन एंड पे लगा सकते हैं या थोड़ा सा जल्दी आ जाए करें, ठीक है। तो ये हमारा ऑडियंस का ओवरव्यू था, ठीक है। बाकी जितनी भी ये डिटेल्स है ना, इन्हीं डाटा को मज़ीद एक्सप्लेन करके मेंशन किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट का पार्ट मिलेगा जिसको आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हुए यूज़ कर सकते हो टारगेटिंग के अंदर, जैसे शॉपर वैल्यू, ड्रिंक, डाइन, कुकिंग, 30 मिनट्स शेफ, ठीक है। ये एक यूट्यूब पे काफ़ी पेजेस हैं और ग्रुप वीडियोस हैं इन टाइटल्स को लेके, 30 मिनट में खाना बनाओ, ये करो वो करो। फिर ब्यूटी, वेलनेस, आप कॉस्मेटिक्स वगैरह के पेज यूज़ कर सकते हो। स्पोर्ट्स के अंदर आप स्पोर्ट्स के नाम लिख सकते हो, आप खिलाड़ियों के नाम लिख सकते हो, और इस तरह की चीज़ें आती, ठीक है। तो अब यहाँ आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस कैटेगरी के टैग्स को ऐड करना है, और इसके बिहेवियर्स में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, ठीक है। वो बिहेवियर्स फेसबुक का डिफरेंट है। इसके बिहेवियर पे क्या आ रहा है कि हमारे पास न्यू यूज़र कितना आ रहा है और रिटर्निंग यूज़र कितना आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा रिटर्निंग यूज़र आएगा उतना ज़्यादा आपके लिए, वेबसाइट के लिए बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एक्विजिशन का आता है। एक्विजिशन में सबसे पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मेरे पास ट्रैफिक टोटल कितनी आ रही है और वो कौन से चैनल से आ रही है, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कितनी ट्रैफिक आ रही है। पहले पार्ट में हमने देखा कौन कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। फिर सेकंड में उनका सोर्स एंड मीडियम देखता हूँ कि उनका सोर्स क्या है। अब मैंने सोर्स और मीडियम में गया और यहाँ पे मेरे सामने कुछ 10 किस्म के टैग्स आ गए, जिससे मुझे आइडिया होगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है।
सबसे ज़्यादा फेसबुक प्रोमो से आ रही है। फेसबुक प्रोमो का मतलब जो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मेरे पास वहाँ से आ रही है और सबसे ज़्यादा परचेजेस, सबसे ज़्यादा सेल्स भी मुझे यहाँ से आ रही हैं। उसके बाद रेफरल भी फेसबुक का वो एडवर्टाइजमेंट का होता है, डायरेक्ट और नॉन, मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लैंड करते हैं वो होता है। फिर इंस्टाग्राम से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मेरे पास ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद गूगल ऑर्गेनिक चैनल से आ रही है। ऑर्गेनिक क्या होता है, किसी ने सर्च किया और उस सर्च में मैं आ गया। फिर आई फेसबुक है, मतलब आईफोन के ऊपर जो फेसबुक होता है उसको आई फेसबुक का टैग यहाँ से मिलता है। फेसबुक एड्स, फेसबुक HPL एड्स और ब्लॉग, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं मेरे पास, ठीक है। और बाकी चैनल में ओवरव्यू में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्राफ्स वगैरह और इन सब चीज़ों। ये हो गया हमारे एक्विजिशन का पार्ट। बिहेवियर वाले पार्ट में आपका थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले चीज़ आ गई कि आपके टोटल पेज व्यू कितने हुए। यूनिक पेज व्यू के एक बंदे ने ये एक दफ़ा पेज देखा है, It's 10:40. और उसके बाद एवरेज एक बंदा एक पेज के ऊपर इतने सेकेंड्स लगा रहा है। 50% आपकी बाउंस रेट है। और एग्जिट परसेंटेज क्या है, एग्जिट परसेंटेज होती है कि मैंने daraz.pk को ओपन किया, मैंने किसी कैटेगरी पेज को खोला और अल्लाह हाफिज़ बंद कर दिया, एग्जिट मार दिया, ठीक है। एक पेज पे पहुंचा और वहां से एग्जिट मार दिया, तो दिस इज एग्जिट परसेंटेज। फिर पेज टाइटल्स के हवाले से आ गया कि इस पेज पे इतनी ट्रैफिक आती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मेन पेज पे ही आती है। फिर सेकंड पेज पे इतनी ट्रैफिक, और उसके हिसाब से आपके टॉप के पेजेस बनते हैं। आपकी वेबसाइट पे लोग जाके सर्च क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि इस वेबसाइट का जो सर्च का पार्ट है वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, क्योंकि ये वेबसाइट कस्टमाइज्ड है। फिर आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट क्या होती है, एंगेजमेंट लोग आए, प्रोडक्ट को खोला, तस्वीरों को देखा, कंटेंट को देखा, लाफिस कह दिया। और ई कॉमर्स मतलब वो शॉपिंग कर रहे हैं या एड टू कार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको परसेंटेज को उन्होंने अलग अलग डिफाइन कर दिया। फिर आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, वेबसाइट की स्पीड देर से खुलती है, जल्दी खुलती है, कितनी देर में पेज लोड होता है, वो सारा आ गया। एवरेज लोड टाइम इज़ 10 सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है, ये 3 to 4 सेकेंड तक मैक्सिमम होना चाहिए। रीडायरेक्शन क्या होती हैं, रीडायरेक्शन होती है, मैंने अगेन दराज को खोला, अब देखो मैं एक पेज पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं रीडायरेक्ट होके एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। इस पेज को खोला, इस पेज से रीडायरेक्ट होकर मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। जो इंटरनल ट्रैफिक होती है वेबसाइट की, वो आपकी रीड उसमें काउंट होती है। फिर डोमेन लुकअप वगैरह, ये सर्वर वगैरह का होता है। कनेक्शन टाइम कि आपका सर्वर रिस्पांस कितनी देर में कर रहा है, आपका पेज लोडिंग और वो सब चीज़ें कितनी देर में, कौन से ब्राउज़र के ऊपर आपकी वेबसाइट जल्दी खुलती है, कौन से ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट देर से खुलती है। फिर आपका स्पीड वाइज जो होता है वो कंट्री वाइज भी आपका सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हांगकांग में इंटरनेट स्पीड आपकी वेबसाइट की ठीक आती है, वहाँ पे इंटरनेट तेज़ है। सेकेंडली वहाँ पे लोड टाइम कम है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड यूके है, और इस तरह से कंट्री वाइज है कि आपकी इंटरनेट स्पीड, आपकी ट्रैफिक, आपके लोड, अब पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रैफिक आती है इस वेबसाइट पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ से लोड उस साइड से ज़्यादा आ रहा है। फिर आगे पेज टाइमिंग आ गई कि कौन सा पेज जल्दी खुलता है, कौन सा पेज देर से खुलता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। और लास्ट पार्ट में आप आ जाते हो कन्वर्जन्स में। कन्वर्जन्स में सबसे पहले गोल है, ठीक है, कि मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है और गोल्स को सेटअप कैसे करते हैं। कि आपके ऐड टू कार्ट वाला गोल है वो कितनी दफ़ा कंप्लीट होता है, आपका होम वाला जो टैग है वो कितनी बार कंप्लीट हो रहा है, और इस तरह की सारी चीज़ आपके सामने है। आपने जितने गोल बनाए वो कितनी दफ़ा गोल अचीव हुए, आपकी टोटल ट्रैफिक आ रही है और उसके गोल्स की कन्वर्जन रेट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं।
फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ई कॉमर्स, कन्वर्जन में ई कॉमर्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कितने पैसे कमाए इस महीने में आपकी वेबसाइट ने, कन्वर्जन रेट कितना था, ठीक है। उसके बाद कितने ऑर्डर्स टोटल आए और एवरेज बास्केट साइज, ठीक है। यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू लिखा हुआ है कि इतने पैसे इतने ऑर्डर्स, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे एक ऑर्डर की प्राइस एवरेज ये आ गई, ठीक है। ये ओवरव्यू आ गया। शॉपिंग बिहेवियर में आप जाओगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा आपको डेटा मिलेगा जिससे आपको कुछ अपना वेबसाइट के हवाले से बिहेवियर्स, ग्रोथ हैकिंग या फनल इसको कह सकते हैं, ठीक है। टोटल लोग कितने आए आपकी वेबसाइट के ऊपर और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कितने लोग गए। आपकी वेबसाइट पे टोटल लोग आए तकरीबन 2.5 लाख और उसमें से 23% नेक्स्ट स्टेप तक गए, बाकी सारे शॉर्ट हो गए। तकरीबन 67% लोगों ने फुटा मार दिया और 23% लोग नेक्स्ट स्टेप पे गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप से ये था आपका प्रोडक्ट व्यू वाला। यहाँ से तकरीबन 11% भारतीय गए अगले पेज के ऊपर, 11% लोग कस्टमर्स वो गए आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि था आपका ऐड टू बास्केट। फिर वहाँ से ऐड टू बास्केट जिन्होंने किया 49% लोग गए आपके चेकआउट पेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जो फाइनल ट्रांजैक्शन की वो की 59%। अब यहाँ से देखो टोटल सेशन कितना हो रहा है, 3,28,000। कितने ऑर्डर्स किए, 10,44,000। अब इसका परसेंटेज लगाओ तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी, कितने लोग आते हैं और कितने लोग शॉपिंग करते हैं, कितने लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितने लोग इसमें से कम हो जाते हैं। तकरीबन 3,18,000 लोग बीच में से कटते हैं, कम हो जाते हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप के ऊपर वो जा रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपका तकरीबन 70 कह लो आप, 70 से ज़्यादा ही 77% आपकी ट्रैफिक आपके मेन पेज से आपके प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर जाती है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन योर फ्रंट पेज, ठीक है। फिर सेकेंडली 11% ट्रैफिक जाती है आपके इस स्टेप से इस स्टेप तक, क्योंकि फिर एक सोचने वाली बात है कि यार प्रोडक्ट पेज से आगे इतनी ट्रैफिक क्यों नहीं जा रही। फिर वहाँ से 49%, 50% लोग कार्ट अबेंडेंट कर देते हैं। ऐड टू कार्ट किया, एड्रेस नहीं डाला, बंद कर दिया, एड्रेस डाला, चेकआउट किया और फिर फाइनल पेज तक इतने लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपकी ग्रोथ है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेकआउट बिहेवियर। चेकआउट बिहेवियर आपका वही के लोग फॉर्म फिल वाले पेज के ऊपर गए, अपना डाटा डालना शुरू किया, बट इतने लोग बीच में से गायब हो गए और आपके फाइनल ट्रांजेक्शन तक इतने पहुंचे। उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कितनी बिक रही है, कितने रेट पे बिक रही है, ठीक है। और इससे हमने इस एक प्रोडक्ट से कितने पैसे कमा लिए। इस लिस्ट को आप यहाँ से बड़ा कर दोगे और यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि यार मेरी इस महीने, इस हफ्ते या इस दिन की टॉप प्रोडक्ट्स ये थी, मैं इन्हीं को ऐड लगाऊं, इन्हीं के ऊपर दिखाऊं, ठीक है। फिर इनकी इसकी प्राइस ये है, 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 और इससे मैंने कितने कितने पैसे कमा लिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। एक बंदे ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया 2,22,000 रुपये का, ठीक है। वो लिस्ट में बहुत ऊपर आ गया। 29,सौ रुपये की 68 चीज़ें बिकी तो वो 2 लाख थे, और एक मोबाइल फ़ोन बेचे तो मतलब एक महंगी चीज़ बेच लो तो वो आपको ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन दे देती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिकी,
कितनी बार इसकी परचेजेस हुई और वो सारा। सेल परफॉर्मेंस में हम जाते हैं तो सेल परफॉर्मेंस में आपको इन कैटेगरीज सॉरी प्रोडक्ट की वो सब चीज़ें नज़र आती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट से आपने कितने सेल की, कितने पैसे कमाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको आता है कि टोटल क्वांटिटी है आपने सेल की। आपके पास 13,000 ऑर्डर थे, 13,000 में एक बंदे ने 2 चीज़ें ऑर्डर की, एक ने 3 की, एक ने 10 की, एक ने 20 की, किसी ने एक ही की। टोटल 94,000 प्रोडक्ट्स आपने बेची हैं। और मल्टी चैनल फनल के ऊपर आप जाओगे तो आपको एक ये छोटा सा पार्ट दिखेगा, ठीक है। इस पार्ट से हमें थोड़ी मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह वो चीज़ें कि हमारे पास 3 ऑडियंस के सेट हैं। एक ऑडियंस 60% जो कि डायरेक्ट वेबसाइट पे आती है, 52% जो कि सोशल चैनल से आती है और 16% जो कि ऑर्गेनिक वे में गूगल पे सर्च करके वहाँ से आती है, ठीक है। इसमें 0.9% ट्रैफिक वो है जो कि इन दोनों चैनल से आती है। वो डायरेक्ट से भी आती है, वो सोशल से भी आती है और वो ऑर्गेनिक चैनल से भी आती है, ठीक है। मैंने दराज को फेसबुक पे ऐड नज़र आया, वहाँ से क्लिक किया, वेबसाइट पे आया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैं वहाँ से भी आया, मैंने दराज.pk डायरेक्ट लिखा, मैं वहाँ से भी उनकी वेबसाइट पे लैंड हुआ। तो मैं तीनों इन चैनल से आ रहा हूँ। मेरे जैसे एक 509 और बंदे हैं जो कि यही काम करते हैं। फिर इन दोनों को मैंने बीच में इंटरसेक्ट किया तो डायरेक्ट और सोशल से 23% आते हैं, 12,188। ये 12,188 बंदे वो हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली भी पहुंचे हैं और वो गूगल पे ऐड दे के, इंस्टाग्राम पे ऐड दे के भी पहुंचे हैं, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग आपको चार्ट कैलेंडर नजर आता है। और ये वाले पार्ट में कि डायरेक्ट कितनी ट्रैफिक आ रही है, सोशल कितनी है, ऑर्गेनिक कितनी है, ये वही सब चीज़ें आ गई हमारे पास। पाथ लेंथ कन्वर्जन्स और इसके ऊपर चल रही हैं और टाइम लैग के ऊपर क्या है। ओके, 12 से 12:30 और ओके 12:0%। सो बेसिकली यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस पार्ट के अंदर। I guess एक चीज़ और थी, यस दिस इज द लास्ट थिंग। इसके बाद हम इसके बस लास्ट पार्ट को हम देखेंगे, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इस चीज़ को गौर से समझना है और हमारे लिए थोड़ी सी अपने आप को यहाँ पे, अपने चैनल को, अपनी वेबसाइट को, अपनी फेसबुक मार्केटिंग को ठीक चल रही है कि नहीं ठीक चल रही, यहाँ से हमें इस एक पेज से कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जो नॉट अवेलेबल है ना, ठीक है, इसका मतलब है मल्टीपल, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसलिए शो नहीं हो रहा। तो हम सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। जाहिद, अभी मैं आपको माइक आपका अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसको जल्दी से कवर अप करना है। आप लोग तकरीबन इस टाइम 80+ लोग बैठे हैं और 80+ लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं। आज फिज़िक्स की क्लास चल रही थी तो सब बच्चे बहुत भरपूर नींद की है सबने। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होती है, जो बंदा वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करता है और सीधा वेबसाइट पे जाता है, ठीक है। नहीं, नाम लिख के सर्च करता है वो ऑर्गेनिक होती है। जो नाम लिख के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। एक बंदा वेबसाइट के ऊपर आया, उसने कोई ऑर्डर नहीं किया, वेबसाइट से वो रवाना हो गया,
सेकेंड टाइम उसने दोबारा डायरेक्ट ही वेबसाइट के ऊपर आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया, और ऐसे बच्चे थे 2253 बंदे थे जिन्होंने ये हरकत करी है। फिर सोशल मीडिया से एक बंदा आया, उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। सेकेंड टाइम वो डायरेक्ट वेबसाइट पे आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया। ऐसे बंदों की तादाद है 1378। एक बंदा पहली दफ़ा डायरेक्ट आया, ऑर्डर नहीं किया, दूसरी दफ़ा डायरेक्ट आया, ऑर्डर नहीं किया, तीसरी दफ़ा डायरेक्टली आया और उसने फिर ऑर्डर प्लेस किया। टोटल बंदे थे इस तरह के काम करने वाले 1300। फिर नॉट अवेलेबल लाइक मल्टीपल टाइम्स, किसी चैनल से ऊपर से आए, फिर सोशल मीडिया से आए, फिर किसी और चैनल से आए, फिर सोशल मीडिया से, फिर किसी और चैनल से। अच्छा जी, एक बंदा डायरेक्टली पहली दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा आया, तीन दफ़ा ऑर्डर नहीं किया, जब वो चौथी दफ़ा आया तो उसने ऑर्डर प्लेस किया। और ऐसे जो शाकार थे वो 1338 लोग थे। एक बंदा सर्च किए, उसने हमारी वेबसाइट को, वेबसाइट तक पहुंचा, कुछ बाई नहीं किया, सेकंड टाइम वो डायरेक्टली आया और उसने बाई किया। इसी तरह आप देखो कि एक बंदा सर्च करके ऑर्गेनिक सर्च से वेबसाइट पे आया, 2 दफ़ा डायरेक्ट उसके बाद आया, फिर भी नहीं ली, और चौथी दफ़ा जब वो डायरेक्टली आया, तीसरी दफ़ा सॉरी, तब उसने। एक बंदा पहली दफ़ा आया, नहीं किया, दूसरी दफ़ा आया, नहीं किया, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा आया, नहीं किया, छठी दफ़ा आया, तब उसने ऑर्डर प्लेस किया। 400 बंदे ऐसे थे। यहाँ पे 7वीं विजिट के ऊपर उसने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अब अगर आपके, अब ये देखो, एक बंदा किसी चैनल से आया, नहीं किया, सोशल चैनल से आया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। एक बंदा ऑर्गेनिकली आया और 9 दफ़ा वो डायरेक्ट आया, फिर ऑर्डर प्लेस किया। एक बंदा 14 दफ़ा वेबसाइट पे आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, 15th टाइम जब आया तब उसने ऑर्डर प्लेस किया। एक बंदा ने 16th टाइम जब वो डायरेक्टली आया था तब उसने ऑर्डर प्लेस किया था। और इधर 21 वाले भी हैं, 33 वाले भी हैं जी हमारे पास 51 वाले भी हैं। एक बंदा एक ही कंप्यूटर से, एक ही ब्राउज़र से, एक ही आईपी से 50 दफ़ा हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, और जब वो 51 टाइम आया तो उसने ऑर्डर प्लेस किया। 62 ऐसे बंदे पाए गए हैं इसी महीने के अंदर अंदर। तो जी हमारे पास ऐसे बहुत सारे इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये जो काउंट होती हैं, ये आपकी फनल के अंदर, ठीक है, और आपकी ग्रोथ हैकिंग के अंदर ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, ग्रोथ हैकिंग क्या होती है कि आपने एक फनल क्रिएट करनी है और उसके थ्रू आप चैनल को डिफरेंट तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो और उसको थ्रू आप चैनल को प्रॉपर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हो और उसके बाद निकालते हो। ठीक है, अब एक बंदा जिसने 50 दफ़ा 65 71 ओ माय गॉड 70 दफ़ा आया, कुछ बाय नहीं किया, 71 टाइम उसने ऑर्डर प्लेस किया, और 8 ऐसे बंदे थे इस देश में जो रहते हैं। ठीक है, 70 दफ़ा वो वेबसाइट के ऊपर आए और 70 की 70 दफ़ा डायरेक्टली है, पूरे वेबसाइट का लिंक डालते हैं, इंटर करते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। 70 दफ़ा ऑर्डर आए तो उन्होंने क्यों ऑर्डर बीच में नहीं डाला? ठीक है, वो कौन से 8 लोग थे, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये वेबसाइट पे, इनको क्या आइटम ऐसी चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट पे नहीं है, जो कि उनको 70 विजिट्स पे नहीं नजर आई। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मुझे ना पेप्सी की बोतल चाहिए 750 मिलीग्राम। ठीक है, उसने बोला यार इतनी इस्तेमाल नहीं होती है, या तो 500 वाली होती है, फिर 1 लीटर वाली होती है, तो ये शायद ये एक स्टोर है, यहाँ से शायद मिल जाए। मैं वहाँ पे गया, उनसे पूछा, नहीं थी। सेकंड टाइम गया, नहीं थी। 70 दफ़ा गया, नहीं थी। 71 टाइम उन्होंने कहा हाँ जी आ गई, ले लो। तो मैंने वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया। यही हो सकता है कि भाई जी 70 दफ़ा गया, मैं उनकी शेल्फों को देखता रहा, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि मैं बाय करूँ या जो कि मुझे चाहिए, या ये प्रोडक्ट सोच के जी मैंने पेप्सी 750 मिलीग्राम वाली लेनी है, और ये सोच के मैं एक ग्रॉसरी स्टोर में जा रहा हूँ और उनकी शेल्फें ढूंढ रहा हूँ, उनके फ्रीज़र खोल रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही। ठीक है,
या मैं कहता हूँ जी मुझे मिल्क पैक वालों की ना चॉकलेट आइसक्रीम खरीदनी है। अब मैं किसी दुकान पे गया, उन्होंने बोला जी मिल्क पैक तो आइसक्रीम बनाता ही नहीं है, उनका तो सिर्फ दूध होता है। मैं दूसरी दुकान में गया, तीसरी में गया, ये की दुकान में मैं रोज़ जा रहा हूँ, से पूछ रहा हूँ यार आई मनी आई आई आई, 70 दफ़ा गया, नहीं है। 71 टाइम उन्होंने मिल्क पैक का लेबल ओमोर के ऊपर लिख डाला और बोला हाँ जी आगे ले जाओ। ठीक है, इस तरह की आपके दिमाग में थॉट्स आएंगी कि क्यों 70 दफ़ा उसने ऑर्डर नहीं किया और 71 टाइम किया। प्रोडक्ट मर्जी की नहीं मिल रही थी, डिस्काउंट नहीं लगा हुआ था, या वो 70 दफ़ा आया डिस्काउंट चेक करने के लिए लगा कि नहीं लगा, या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उसका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था, कोई भी रीज़न हो सकती है। वो रीजंस पेपर पे नोट डाउन करो, लिखो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्या रीज़न हो सकती है? आईटी का रीज़न हो सकता है, वो ऑर्डर पे क्लिक करता है, ऑर्डर बंद हो जाता है। सेकेंडली उसको जो चीज़ चाहिए उसका स्टॉक ना हो, स्टॉक आउट हो जाए। ठीक है, वो कलर्स ना ऑप्शंस हों, उसमें कलर्स नहीं अवेलेबल हों, वो रोज़ आके चेक करता है कलर्स आए या नहीं आए। साइज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आईटी वाले जो प्रॉब्लम है वो आईटी वाले से आप बात करोगे, जी वेबसाइट पे देखो ऑर्डर प्लेसमेंट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा, वेबसाइट टाइम से खुल रही है, प्रोडक्ट सारी डिस्प्ले हो रही हैं, नहीं हो रही है, कोई ऑटो हाइड हो गई है वो प्रोडक्ट वेबसाइट से, या कोई अच्छी प्रोडक्ट हो वो वेबसाइट के आखिरी पेज पे चली गई और कस्टमर को ढूंढना बहुत पड़ रहा हो। इस तरह के सारे काम हो सकते हैं। फिर आप साइज़ का इशू है, जो आपके लास्ट 10 15 20 दिनों में जो टॉप प्रोडक्ट्स है उन सबको खोल के देखो क्या उसमें साइज आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तमाम कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे किसी स्पेसिफिक दिन डिस्काउंट लगना है तो आप उसको देखो यार वो डिस्काउंट राइट टाइम पे लगा या नहीं लगा, या मैंने राइट टाइम पे उसको मैंने 3 हफ्ते पहले मार्केटिंग करना शुरू कर दी कि यार इस पर मैं डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, लोग 70 दफ़ा आगे चेक किया, डिस्काउंट लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा। तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस हो सकती है और उन रीजंस के सॉल्यूशंस भी होते हैं। जहाँ मसले होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, एक बंदा पहली दफ़ा डायरेक्ट आया, सेकंड टाइम वो सोशल मीडिया से आया, फिर 2 दफ़ा डायरेक्ट आया, फिर वो अनअवेलेबल वाले पार्ट से आया, फिर 2 दफ़ा और सोशल मीडिया से आया, और सोशल मीडिया से जब वो आखिरी दफ़ा आया तो उसने ऑर्डर किया और ऐसे 4 बंदे थे। ठीक है, तो ये सारा यहाँ से आपको काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो। अच्छा जी, ये सबसे मुश्किल केस है जी मेरी ज़िंदगी का। एक दफ़ा बंदा डायरेक्ट आया, फिर 12 दफ़ा और डायरेक्ट आया, 3 दफ़ा और डायरेक्ट आया, 1 दफ़ा और डायरेक्ट आया, 13 दफ़ा और डायरेक्ट आया, फिर डायरेक्ट आया, फिर 9 दफ़ा और डायरेक्ट आया। आते 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 लास्ट उसने विज़िट किया 2 दफ़ा, उसमें से 1 दफ़ा में ऑर्डर किया, और ऐसे 3 हज़रात पाए जाते हैं इस धरती के ऊपर। तो ये सारा डाटा होता है। अच्छा, आपने इसको लॉगिन कैसे करना है? आपने अपने सिस्टम में खोलना है, लिखना है गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। अब अपने जीमेल से साइन अप हो जाओगे, उस अकाउंट से आपने साइन अप होना है जिस अकाउंट पे आप जीमेल का अकाउंट, गूगल का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। आपके पास सिंपल ऑप्शंस आएंगी अकाउंट क्रिएट करने की। आपने अपने डोमेन का नाम लिखना है, वेबसाइट का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने एडमिन के पार्ट में आना है, और यहाँ पे आपके पास ट्रैकिंग इन्फो होती है। ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कोड आ जाएगा, यूनिक कोड होता है। उस कोड को आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके सिर्फ ऐड करना है, और ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप वहाँ पे नोट डाउन होना शुरू हो जाएगी। ऐड कहाँ पे करना है आपने? अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, तो आपने गूगल एनालिटिक्स का एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो आपसे सिर्फ आपका अकाउंट आईडी पूछेगा कि आपके गूगल का अकाउंट आईडी क्या है। आप उसको यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी यहाँ से ट्रैकिंग आ जाएगी। उसके बाद गोल्स वाले पार्ट में आते हो। ठीक है, गोल्स होता है इवेंट की बेस के ऊपर। इवेंट्स वो जो सबसे पहले हमने पढ़े थे कि कोई भी ऐड टू कार्ड वाले पेज के ऊपर जाए तो ये इवेंट शूट हो जाए, मार्क हो जाए। जैसे फेसबुक पे होता है वैसे ही गूगल के ऊपर भी होता है।
अभी हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं। इवेंट क्रिएट आपको करना पड़ता है, आगे सेटअप करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आपको ऐड टू कार्ट कर आपको ऑर्डर प्लेस का चाहिए, कंप्लीट चेकआउट चाहिए, कोई अपना अकाउंट क्रिएट करे, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करे या किस पेज के ऊपर जाए, तो आपको उसको वो करवाना है। तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे ऑर्डर प्लेस के ऊपर करवाना है कि कोई ऑर्डर अपना कंप्लीट करे, देन वो यहाँ से ऑर्डर शूट होना शुरू। तो मुझसे पूछता है इसका नाम क्या रखना है, उसका नाम परचेज रख सकता हूँ, मैं इसका नाम थैंक यू पेज रख सकता हूँ, मैं कंप्लीट ऑर्डर रख सकता हूँ। इस गोल को जैसे ही हिट होगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा बंदे ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है या बंदे ने अपना सारा डाटा यहाँ पे डाल दिया है। तो इसकी आईडी वगैरह यहाँ से मैं सेट कर दूँ। डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, स्क्रीन और पेजेस पर सेशन और इवेंट। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नारिश भाई। अच्छा, ये आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं, आप इसमें से तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसकी बेस के ऊपर अपने गोल को सेट कर सकते हो। लाइक डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा आपका यूआरएल, वो बंदा जो कि thankyou.html या किसी भी पेज के ऊपर पहुंचेगा, जैसे ही ये टैग उसके पेज के ऊपर उसके यूआरएल में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा तो ये गोल कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरेशन, लेट्स सपोज 5 मिनट और मोर, किसी बंदे ने मेरी वेबसाइट के ऊपर 5 मिनट गुजारे तो ये गोल एक्टिव हो जाएगा, ये गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसी बंदे ने 3 से ज़्यादा पेजेस मेरी वेबसाइट के ऊपर देख लिए, अब वो चौथे पेज के ऊपर है, जैसे चौथे पेज के ऊपर पहुंचेगा तो ये मेरा गोल अचीव हो गया। उसके बाद इवेंट क्या होता है कि किसी ने कोई सर्च बार के ऊपर क्लिक करके सर्च की, तो वीडियो मैंने वेबसाइट के ऊपर डाली है, उस वीडियो को उसने प्ले किया तो ये इवेंट क्रिएट आपने वो किया, तो ये मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मली हम यूआरएल के ऊपर करते हैं और यहाँ पे हमने क्या डालना है कि इक्वल्स टू स्लैश थैंक यू। ये आपने अपनी वेबसाइट से, ओहो कहाँ गया, यहाँ, ये आपने अपनी वेबसाइट से देखना है कि जैसे मैं काम है दराज पे ऑर्डर करना, इस पेज के ऊपर गया और उसको मैंने बाय नाउ के ऊपर किया। तो मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा इस पेज के ऊपर पहुँचे, या इस पेज को भी नहीं मैं करता हूँ जी ये देखो थैंक यू लिखा है। एग्जैक्टली मैं इस पेज के ऊपर गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। इसका क्या मतलब है, कोई भी बंदा इस पेज के ऊपर जैसे ही जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स उसको उठा लेगा और बता देगा कि ये गोल कंप्लीट हो चुका है। वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई फनल वगैरह में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको हम यहाँ से सेव नहीं करना था। सेव हो गया, ये परचेज वाला पार्ट था, इसको ऑफ कर देते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके कार से बाकी सारे इवेंट आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के। जैसे कोई ऐड कार्ड वाले पेज के ऊपर जाएगा, जस्ट इस यूआरएल में स्लैश कार्ड लिखा होगा तो गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। अब इसका एक वाहिद नुकसान ये हो सकता है कि अगर मेरी किसी प्रोडक्ट का नाम कार्ड हो, वो प्रोडक्ट खोले, उस प्रोडक्ट का नाम कार्ड आ रहा हो, ऐड टू कार्ड पेज पे ना हो, बस नाम कार्ड आ रहा हो, तो इसको भी उठा लेगा। आपने थोड़ा सा भी इसको गलत लिखा तो ये उसको नहीं चलाता।
ठीक है, ये आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है। A2 काट कर देते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज द क्लास टुडे। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का